तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम लोग अध्याय 8 और अध्याय 9 यानी दो अध्यायों पे डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि इन अध्यायों में क्या-क्या बोला गया है, ठीक है ना? धाराओं के सहित इनका अध्ययन करेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में धारा अध्याय 8 और अध्याय 9 में क्या बोला गया है, ठीक है ना? तो अध्याय 8 जो है वो है बीमा से संबंधित, यानी कि जैसे भी आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है? और इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो भी होते हैं ये हमारे अध्याय 8 के अंतर्गत आते हैं। और अध्याय 9 में क्या है? क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना, मुआवजा, ट्रिब्यूनल की शक्तियां, मुआवजा तय कौन करता है? अपील का अधिकार। तो हमारे धारा नंबर 9 के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं मोटर अधिनियम 1988 के तहत जो हमारा अध्याय 8 है ना, ये अध्याय 8 हम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है? इसमें बीमा से संबंधित बातें की गई, ठीक है ना? जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो बीमा से संबंधित जो है ये अध्याय जो है ये आपका अध्याय नंबर 8 है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसमें ना 145 धारा के तहत क्या कह रहा है कि इस धारा में महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे कि ऑथराइज इंश्योरेंस वाली कंपनी, यानी कि अधिकृत बीमा कंपनी। आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो आप लोग गाड़ी के साथ आपको इंश्योरेंस ही मिलता है, ठीक है ना? यानी कि आप लोग गाड़ी की जो भी गाड़ी का प्राइस होता है उसमें इंश्योरेंस का प्राइस भी ऐड होता है, ठीक है? तो जैसे आईसीआईसी लॉम्बार्ड है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है? अब तो हर एक जो बैंक है, जैसे एसबीआई इंश्योरेंस है, वो भी सब जो है इसमें आ चुके हैं। तो ये अधिकृत है, ये जो है बीमा कंपनी अधिकृत कंपनियां होती हैं, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से मान्यता प्राप्त होती है। तो इन कंपनियों की डेफिनेशंस, परिभाषाओं के बारे में धारा नंबर 145 में बताया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का प्रमाण पत्र। देखोगे आप लोगों ने जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, जब आप गाड़ी लेके आते हैं शोरूम से, तो आपको क्या-क्या मिलता है? एक तो गाड़ी के सेल पर पेपर मिलते हैं जिसमें आपने गाड़ी ली वो, इसके साथ ही आपको बीमा प्रमाण पत्र भी मिलता है, ठीक है ना? आरसी वगैरह तो बाद में आती है, जब आपका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट ये चीजें आपको गाड़ी के साथ तुरंत मिल दी जाती है, ठीक है ना? कानूनी जिम्मेदारी और बीमा पॉलिसी, ठीक है? तो ये सब शब्द जो है धारा नंबर 145 यानी कि अध्याय 8 के अंतर्गत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब धारा नंबर 146 में क्या कहा गया है? तो देखो थर्ड पार्टी अनिवार्य है। अगर कोई भी आप गाड़ी चलाते हैं, वरना आपने गाड़ी, सपोज आजकल क्या होता है, लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाते, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं। थर्ड पार्टी में क्या होता है? थर्ड पार्टी में इंश्योरेंस जो होता है आपका, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो इसमें आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। जिसको अगर आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या कोई संपत्ति का नुकसान हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे को क्लेम करती है, उसके बंदे को क्लेम देती है, ठीक है ना? और याद रखना है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, यानी कि गाड़ी का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है भाई, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो और चाहे वो थर्ड पार्टी हो। अच्छा, फर्स्ट पार्टी में क्या होता है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में होता है बेसिकली, इसमें जो हमारी गाड़ी होती है वो भी इंश्योर्ड होती है, और जो गाड़ी चलाने वाले यानी जो गाड़ी का मालिक होता है वो भी इंश्योर्ड होता है, और साथ में ये दो चीज तो रहेंगी रहेंगी, ठीक है? दो तीन चीजें रहती है। तो फर्स्ट पार्टी का बेनिफिट ये है। थर्ड पार्टी, आप केवल इतना समझिए कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि आप लोग अपने चालान से बच रहे हैं। केवल अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए आपके द्वारा, या उसकी मृत्यु हो जाए या उसकी संपत्ति का नुकसान हो जाए, तो इसका पूरी भरपाई कौन करती है? वो बीमा कंपनी, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है ना? और ये आपको हर साल लेना पड़ता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप हर साल लेंगे, और अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, और 4 साल के लिए आपका थर्ड पार्टी। यानी आप कोई भी गाड़ी अगर आप निकाल रहे हैं नहीं, तो उस गाड़ी का 5 साल का इंश्योरेंस होगा। पहला होगा फर्स्ट पार्टी 1 साल के लिए, और 4 साल के लिए होगा आपका थर्ड पार्टी, यानी कि जिसमें आपकी ये चीज क्लेम होंगे, ठीक है ना? आप कर सकते हैं, देखो कुछ पैसे देके हर साल जो है इसको फर्स्ट पार्टी भी कर सकते हैं, ठीक है? बट रूल के हिसाब से 1 साल फर्स्ट पार्टी और 4 साल थर्ड पार्टी, टोटल जो है आपको गाड़ी के साथ 5 साल का इंश्योरेंस मिलेगा।
चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं पॉलिसी धारा 147 में क्या क्या बताया गया, ठीक है ना। तो बीमा पॉलिसी में क्या क्या कवर होने चाहिए, यानी कि किस किस चीज को कवर किया जाएगा। तीसरे व्यक्ति की मृत्यु, शारीरिक चोट, संपत्ति का नुकसान। तो ये अगर तीनों चीज हो रही है तो इसको जो बीमा पॉलिसी जिससे आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी, ठीक है ना। जो भी नुकसान होता है वो उसको कवर करेगी, ठीक है ना। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वाहन चालक की, ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया गाड़ी की गलती नहीं होती, याद रखना। गाड़ी अगर रोड पे आप चला रहे हैं तो गाड़ी के द्वारा जो भी दुर्घटना होगी, जो भी एक्सीडेंट होंगे, जो कुछ भी होगा वो गाड़ी के मालिक की, अगर ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर की गलती है, और अगर गाड़ी का मालिक जो गाड़ी का ऑनर है खुद चला रहा है तो उसकी गलती कही जाएगी, ठीक है ना। बीमा पॉलिसी वैध सभी तभी मानी जाएगी जब वो थर्ड पार्टी रिस्क कवर करे, याद रखना भाई। थर्ड पार्टी होना बहुत जरूरी है। अगर थर्ड पार्टी नहीं होगा तो आप लोग इसमें से किसी भी, जो मैंने आपको ये तीन चीजें बताई, इसमें से किसी भी चीज का आप लोग क्लेम नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि धारा नंबर 147 बीमा पॉलिसी की आवश्यकताएं हैं। क्यों जरूरी है बीमा पॉलिसी, किस लिए हमने बीमा पॉलिसी लेनी है, तो इन जो ये सब तीनों चीजें, इनके लिए हमें बीमा पॉलिसी को लेना है। और जिम्मेदारी किसकी होती है, जिम्मेदारी आपकी वाहन चालक की होती है, या ऑनर यानी कि गाड़ी के मालिक की होती है। चलिए आगे देखते हैं। धारा नंबर 148 के तहत पॉलिसी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी। बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी का कानूनी प्रभाव यह साबित करता है कि वाहन बीमित है। यानी कि अगर आपके पास इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है, जैसे आपने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड से बीमा ले लिया, ठीक है ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है, आपको याद होगा कि मिडनाइट, रात्रि इतने बजे से और इतने बजे रात्रि तक यह बीमा वैलिड है। यानी कि चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो और चाहे वो थर्ड पार्टी हो, ठीक है, तो बीमा वैलिड होगा ये इतने से इतने बजे की। उसमें गाड़ी का नंबर लिखा होगा, गाड़ी के ऑनर का नाम लिखा होगा, है ना, और क्या क्या चीजें उसमें कवर होगी वो सब आपको एक पूरा प्रॉपर लेटर मिलेगा। अगर आप आजकल तो देखो ऑनलाइन का जमाना है, तो आप तुरंत ऑनलाइन अगर करेंगे तो आपको सारा जो है आपके पास ईमेल के फॉर्म में एक पीडीएफ कंपनी द्वारा भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग जो है ऑनलाइन नहीं करते, ऑफलाइन किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाकर जमा करते हैं, तो आपके पास तुरंत आपको एक पीडीएफ, यानी कि आपको एक कॉपी दे देंगे, और उस कॉपी को आप अपने साथ संभाल के रखिएगा, ताकि अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना में आप इस इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, नो डाउट सब कुछ लिखा होता है। तो ये जरूरी है, ये कागज का एक टुकड़ा जो है आपको ये बताता है कि ये गाड़ी जो है इंश्योर्ड है, वाहन जो है बीमित है। धारा नंबर 149 के तहत क्या कहा गया कि बीमा कंपनी का दायित्व। अब बीमा कंपनी जो इंश्योर लाइबिलिटी है उसका दायित्व क्या है, जो अगर आपने सपोज किसी कंपनी से जो है बीमा करवाया तो उसका दायित्व क्या है। तो अगर एक्सीडेंट होता है तो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना, यानी कि अगर किसी कारण एक्सीडेंट हो गया तो बीमा कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। अब देखो भले ही वाहन चालक ने कुछ नियम तोड़े हो, लेकिन कुछ स्थितियों में बीमा कंपनी बच सकती है, जैसे फर्जी लाइसेंस। अगर अगर जो ड्राइवर है भाई उसका लाइसेंस फर्जी है, गलत लाइसेंस है, और उसने बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया है, ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट होते हैं जिसमें जो है बीमा कंपनी बच जाती है। लेकिन याद रखना है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, भले ही गलती से एक्सीडेंट हुआ है, तो बीमा कंपनी का दायित्व है कि वो जो है जिस भी गाड़ी का उन्होंने बीमा कर रखा है उसका ये क्या करें, उसका ये उसको मुआवजा दें, ठीक है। अगर गाड़ी डैमेज होती तो जितना भी डैमेज होता है गाड़ी का, लोहे में कुछ परसेंट होता है, प्लास्टिक में कुछ परसेंट होता है, ठीक है ना, तो वो उस हिसाब से उसको पे कर दिया। यानी कुछ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और कुछ जो है आपका कस्टमर पे करता है जिसकी गाड़ी का नुकसान हुआ है। तो धारा नंबर 149 याद रखेगा, धारा नंबर 149 में बीमा कंपनी के दायित्वों के बारे में बताया गया है। चलिए धारा नंबर 150 से 152 संक्षेप में बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपसे पूछेगा कि धारा 150 क्या बोलती है, धारा नंबर 151 क्या बोलती है, धारा नंबर 152 क्या बोलती है, ठीक है ना। तो धारा नंबर 150 क्या कहती है, बीमा कंपनी की जानकारी देने की जिम्मेदारी, ठीक है। तो बीमा कंपनी को
जानकारी देनी है कि अगर वो पूरी डिटेल देगी कि अगर सपोज आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो एक टोल फ्री नंबर होता है, ठीक है ना? वो जब आप इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो इंश्योरेंस में जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना, उस पीडीएफ में सब लिखा हुआ होता है। तो वो क्या कर रही है, बीमा कंपनी आपको पूरा बता रही है कि अगर कोई कुछ घटना होती है, कुछ दुर्घटना होती है, तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा या हमें मेल कीजिएगा। हमारा कोई भी सर्वेयर होगा, वो इस जगह पर आकर गाड़ी का सर्वे करेगा और उचित जितना भी मुआवजा होता है ना, वो मुआवजा आपको देगा, ठीक है ना? दावों की जानकारी, अब देखो ये दावों की जानकारी, अगर आपने कोई यहाँ टोल फ्री नंबर में कंप्लेन दर्ज कर दी है, तो आपने दावा किया है कि भैया मेरी गाड़ी के द्वारा ये घटना हो गई, दावा है आपका, ठीक है ना? तो क्या करेगी, जो बीमा कंपनी का जो भी सर्वेयर होगा, वो हर एक जगह, हर एक बीमा कंपनी का जो सर्वेयर होते हैं ना, तो हर एक जगह पे होते हैं, हर एक राज्य में होते हैं। तो वो क्या करेगा, देखो आपके दावों की पुष्टि करेगा कि हाँ, इस बंदे ने सही बोला, गलत बोला, कितनी गाड़ी डैमेज है और कितना जो है क्या हो रहा है, कितनी गाड़ी डैमेज है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कितना हुआ है, क्या हुआ है, पार्शियली हुआ है, पूरा हुआ है, उसकी डेथ हो गई, तो सारे दावों की वो जानकारी को, जो भी आपने जो है टोल फ्री नंबर में इनके दी है या इनको मेल किया है, तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो चेक करेगा और बीमा कंपनी को बोलेगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसा हुआ है, ये हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको आपके बीमा का क्लेम मिलेगा, ठीक है ना? अब बीमा का ट्रांसफर, भैया ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज आपकी गाड़ी ये ए गाड़ी थी और आपने इस गाड़ी को बी को बेच दिया, ठीक है? तो इसका जैसे ही आपने आरसी को ट्रांसफर किया, आपने आरसी ट्रांसफर कर दी ना, यानी कि ए ने बी के नाम पे आरसी ट्रांसफर कर दी। अब जो हमारा इंश्योरेंस होगा वो तो ए के नाम पे ही होगा ना। भैया इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी ना पता कि ए ने बी को गाड़ी बेच दी है। तो अब ए क्या करेगा, ए जो है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके बोलेगा कि मैंने जो है ये कार जो है बी बंदे को बेच दी है, या बी वाला बंदा बोलेगा कि ये मैंने गाड़ी जो है ए ने से ले ली है, एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे यूके 073832 एटवर जो भी है, ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैंने ए से ले लिए, आरसी मेरे पास है। तो ए क्या बी क्या करेगा, ट्रांसफर के कुछ चार्जेस होते हैं, मतलब जैसे मिनिमम चार्ज 100 रुपए है, ठीक है, टू व्हीलर की बात कर रहा हूं मैं, 100 200 400 500 अकॉर्डिंग टू गाड़ी, ये बी से चार्ज करके इस इंश्योरेंस की जो भी वो होता है ना, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है, इंश्योरेंस का कागज होगा, वो बी के नाम पर बना देगा। यानी कि अब जब ए के पास आरसी नहीं है, तो बी उस गाड़ी का क्या करेगा, बी उस इंश्योरेंस का क्या करेगा, तो वो बी को उसको ट्रांसफर कर देगा। तो धारा नंबर 152 के तहत ये बताया गया है कि अगर आपने गाड़ी को सेल कर दिया, तो आप जिसको आपने सेल करा वो गाड़ी के बीमा को भी अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? अब देखिए धारा नंबर 160 के तहत क्या है, सूचना का अधिकार, दुर्घटना के मामले में संबंधित व्यक्ति को वाहन मालिक की जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। अब देखो ये ध्यान रखना, अगर गलती से आपके द्वारा किसी ए आप हो और बी आपने किसी बी बंदे को एक्सीडेंट कर दिया, तो इसके पास धारा नंबर 160 के तहत सूचना का अधिकार है कि वो जानकारी ले सके कि जिसने मेरा एक्सीडेंट किया है, जिसने मेरी दुर्घटना की है, जिसने मेरे को चोट पहुंचाई है, वो बंदा कौन था, और अगर वो उसका वाहन का मालिक है, कौन उसका वाहन का मालिक है। तो ये जो है क्या करेगा, इसके पास पूरा अधिकार है, सूचना का 160 के तहत पूर्ण अधिकार है इसका, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 161 में क्या कहता है, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, हिट एंड ट्रायल केस में। अब हिट एंड ट्रायल केस क्या होता है भाई, आपने रोड पे गाड़ी चलाई और किसी को मार दिया, ठीक है? तो इस केस, ये जो है धारा नंबर 161 के तहत है। जब कोई चालक दुर्घटना करके भाग जाए, चालक वाहन की पहचान ना हो, तो सरकार मुआवजा देती, कहां देती है, मृत्यु पर देती है, चोट पर देती है, और ये पैसा सरकार के फंड से लिया जाता है। आपने देखा होगा रोड पे, जैसे रोड साइड में जो गरीब लोग होते हैं, जो भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं बेचारे, तो क्या करते हैं ये लोग, हिट एंड ट्रायल, यानी कि गाड़ी चला दी और उनको मार दिया या उनको चोट पहुंचा दी और रातों रात भाग गए। तो आपको किसी को तो पता नहीं ना कि किसने टक्कर मारी, किसने चोट मारी। तो सरकार
उसकी तय करेगी कि चोट, अगर चोट लगी है तो चोट लगने पे कितना पैसा देंगे, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को कितना पैसा देंगे। तो ये सब जो है सरकार के फंड से लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि जो वाहन चालक है वो भाग गया, उसकी पहचान नहीं हो सकती। तो धारा नंबर 161 क्या है? हिट एंड रन में, ठीक है ना, याद रखिएगा। धारा 162 से 164 की बात करेंगे तो 162 क्या है? फंड का प्रबंधन, यानी कि जो भी इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा तो उसके फंड का, यानी कि उसके फंड का प्रबंधन कैसे होगा, पैसे का प्रबंधन कैसे होगा, ये जो है धारा नंबर 162 में बताया गया है। धारा 163 में क्या है? विशेष प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को गलती से उसका नुकसान हो जाए तो विशेष प्रावधान के तहत फंड की व्यवस्था कैसे होगी, उसको मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा, तो ये धारा नंबर 163 के तहत बताया गया है। धारा 164 में क्या है? नो फॉल्ट लायबिलिटी, यानी बिना गलती के मुआवजा। अब देखो, आपने गलती नहीं करी और आपको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है ना। गलती मीन इन द सेंस, जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, सडनली आपके आगे कोई पर्सन आ गया, उसकी दुर्घटना हो गई या उसे कोई चोट पटाख लग गई, तो ये देखो आपकी गलती नहीं है, बिना गलती है ना, गलती के बिना गलती के, लेकिन धारा नंबर 164 में आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है ना। दुर्घटना में गलती साबित करने की जरूरत नहीं है, पीड़ित को तुरंत मुआवजा मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि गलती साबित नहीं करेगा कोई भी। अगर ड्राइवर ने गलती से, वो चल रहा है, उसकी गाड़ी के नीचे कोई सडनली आ गया, तो यहाँ पे ड्राइवर की गलती नहीं है, तो यहाँ पे पीड़ित को तुरंत मुआवजा मिलेगा। तो धारा नंबर 164 ये कहता है। चलिए अब बात करता हूं मैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, धारा 146 यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो जरूरी है, ठीक है, इंश्योरेंस जरूरी है। 147 में क्या कहता है कि पॉलिसी क्या क्या कवर करेगी? भैया पॉलिसी क्या कवर करेगी? मृत्यु कवर करेगी, या गाड़ी का अगर डैमेज हुआ वो कवर करेगी, या चोट को कवर करेगी, या जो गाड़ी चला रहा है ऑनर उसकी चोट को या उसकी मृत्यु को कवर करेगी। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये करती है धारा नंबर 147 के तहत ये निश्चित किया जाता है कि पॉलिसी में क्या क्या कवरेज मिलेगी, ठीक है। धारा नंबर 149 के तहत आपको बताया जाता है कि बीमा कंपनी की क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई। अगर हिट एंड ट्रायल का केस हो गया तो बीमा कंपनी तो यहाँ पे देखो क्लेम डायरेक्ट देगी नहीं, लेकिन इसमें जो रोल होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत सरकार के फंड से जो है उस व्यक्ति को उचित मुआवजा दिया जाएगा। अगर बाई चांस उसके डेथ हो जाती है या चोट लगती है तो बीमा कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो धारा नंबर 161 में क्या है? हिट एंड रन का केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा फंड है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो गाड़ी की पहचान हुई, ना तो गाड़ी की पहचान हुई, ठीक है, और ना गाड़ी के मालिक की पहचान हुई। तो हिट एंड रन केस ये कहलाता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं, देखो मैंने आज दो धाराएं बतानी है, तो मैं धारा नंबर अध्याय के 9वें भाग में भी हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अध्याय के 9वें भाग में क्या बोला गया है वो थोड़ा देखिएगा। अध्याय का जो 9वां भाग है ना, ये क्या है? यह अध्याय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT से संबंधित है। जब सड़क दुर्घटना यानी एक्सीडेंट में चोट लगे, किसी की मृत्यु हो जाए या संपत्ति का नुकसान होता है तो पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है ना। यह व्यवस्था बनाई गई है MACT यानी कि अध्याय 9 में मुआवजे की बात की गई है, ठीक है ना। अध्याय 8 में तो बीमा की बात की गई है और अध्याय 9 में मुआवजे की बात की गई। तो याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है या वो उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में मुआवजा दिया जाता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब इसमें धारा नंबर 165 है, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि MACT यानी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना करके बनाया जाए, जिससे जो है एक्सीडेंट कंपेंसेशन मिले। सिविल कोर्ट की जगह यह फैसला करता है, ठीक है ना। तो आपको हमने बताया था स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत STA, ठीक है ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास
क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्हें करनी है, और अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ये इनके पास अथॉरिटी होती है कि किस प्रकार से उसको व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार को मुआवजा मिलेगा, अगर उसको चोट लगी है तो चोट लगी है, गंभीर लगी है, हल्की चोट लगी है, तो उसका जो जो भी पैसा होगा, जो भी उसका खर्चा होगा, वो जो है राज्य सरकार को अधिकार है, एमएससीटी को अधिकार है कि वो उसको जो भी उनके दावे होते हैं, किसके, जिसको चोट लगी है या जिस गाड़ी के द्वारा चोट लगी है, जो भी उनके क्लेम्स होते हैं उन क्लेम्स को सेटल करने का काम धारा नंबर 165 के तहत बताया गया है। ठीक है ना। चलिए, धारा 166 क्या है, कंपेंसेशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो घायल व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई वो कर सकता है, मृतक परिवार वाले, अगर सपोज गाड़ी के द्वारा किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो वो करेगा, वाहन मालिक कुछ मामलों में, इंश्योरेंस कंपनी जहां एक्सीडेंट हुआ, जहां क्लेमेंट रहता है, कहां डिफेंडेंट रहता है, तो ये सब चीजें जो है ये कौन करेगा, धारा नंबर 166 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों कि 166 में बताया गया है कि आवेदन कौन कर सकता है, एप्लीकेशंस कौन कर सकता है, तो घायल व्यक्ति, मृतक परिवार का व्यक्ति या वाहन मालिक। ठीक है ना। तो कुछ जगह वाहन मालिक भी कर सकता है क्लेम के लिए। ठीक है। तो ये तीन चीजें बताई गई है धारा नंबर 166 में। चलिए, 167 में क्या है, ऑप्शंस रिगार्डिंग क्लेम्स। क्या क्या होते हैं, विक्टिम यानी कि जो व्यक्ति विक्टिम है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्लेम, ठीक है ना, या वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के तहत क्लेम, यानी दोनों में से उसको एक ही चुनाव करना होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो बंदा क्लेम कर रहा है, विक्टिम जिसका दुर्घटना घटी है, तो वो या तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करेगा या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत क्लेम करेगा। इसमें से वो एक ही को कर सकता है, ये नहीं कि दोनों कर दिया उसने। ठीक है ना। क्लेम उसको एक ही के तहत मिलेगा, या तो फर्स्ट वन से मिलेगा या उसको सेकंड वन से मिलेगा, बट क्लेम उसको एक ही तरह से मिलेगा। चले, 168 क्या है, मुआवजा तय करना, कि मुआवजा कैसे तय किया जाएगा। ट्रिब्यूनल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि मुआवजा कैसे देगा, तो एविडेंस देखेगा, वो गवाह देखेगा, अगर गाड़ी है तो रोड गाड़ी को देखेगा, गाड़ी को कितना डैमेज है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति को चोट लग गई है तो वो चोट लग के देखेगा कि उस बंदे को चोट लगी है तो कितना परसेंट उस बंदे का जो है शरीर डैमेज है, 10% है, 20% है, 50% है, या 80% या डिसेबल हो गया। ठीक है ना। वो सब देखेगा। इसके अलावा वो गाड़ी देखेगा कि गाड़ी से गाड़ी कितना डैमेज हुई है ना। तो उसके हिसाब से वो उसका पूरा सर्वे करेगा, एविडेंस देखेगा, गवाह देखेगा, और फिर अपने मुआवजे को तय करेगा। ठीक है ना। कंपनसेशन अमाउंट को वो तय करेगा। अब ये किसको देना है, इंजरी, इनकम लॉस, मेडिकल एक्सपेंस, डेथ केस इन डिपेंड्स, यानी कि अगर इंजरी बोल तो कोई घायल है उसको देगा, अगर किसी की इनकम यानी कि किसी की इनकम बोले तो किसी का जो कमाई है उसमें कोई नुकसान हो गया उसको देगा, कमाई में नुकसान हो गया। अब कमाई में नुकसान कैसे होगा, सपोज आपने ए आप हो, बी एक बंदा, आपने गाड़ी से बी बंदे को नुकसान पहुंचा दिया। अब सपोज ये बेचारा नौकरी करता है, इसकी सैलरी 25,000 रुपये मंथली है, 25 के मंथली है। अब इसके परिवार का भरण पोषण तो 25 के से चलता था, 25,000 रुपये चलता था। तो अब इसकी कमाई का इसके परिवार का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया क्यों हो गया, क्योंकि कमाई का इकलौता बंदा यही था, यही बंदा जो इकलौता पैसे कमाता था। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी इनकम लॉस हो गई है तो या बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है, इसकी इनकम लॉस हो गई है तो इसके और इसके परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ पैसे दे। ठीक है ना। तो इनकम लॉस ये होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस, अब मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि चिकित्सा, भैया अगर बंदा बीमार हो गया या उसको चोट लग गई या जैसे भी है, वो अगर हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको भी कौन देगा, उसको भी 160 तहत के तहत मुआवजा मिलेगा। डेथ इन केस, डेथ के केस में क्या, अगर मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उसके परिवार के, उसके जो भी परिवार है, अगर पत्नी है तो पत्नी, बच्चे हैं तो बच्चे, जो भी हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। तो धारा नंबर 168 के तहत मुआवजा तय किया जाता है। ठीक है, याद रखना, मुआवजा
तय किया जाएगा धारा नंबर 168 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। 169 की कहती है ट्रिब्यूनल्स की पावर। पावर क्या होती है? सिविल कोर्ट जैसी पावर है, एविडेंस बुलाना, विटनेस बुलाना। अब देखो इसकी पावर है, प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले सिविल कोर्ट, जैसे कोर्ट होता है आपका, न्यायालय होता है, इसके जैसे उसकी पावर होती है। ये एविडेंस को बुलाता है, यानी कि गवाह और विटनेस को बुलाएगा, एविडेंस चेक करेगा कि गाड़ी या जिस बंदे को भी कुछ भी किया तो एविडेंस लिया जाएगा। सपोज अगर वो बंदा हॉस्पिटलाइज है तो मेडिकल रिपोर्ट देखी जाएगी उसकी, ठीक है ना। अगर उस बंदे की डेथ हो गई तो उस बंदे की डेथ होने के बाद जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो देखी जाएगी, है ना। और अगर वो कोई भी उसकी बॉडी के पार्ट्स में कोई भी डैमेज हो गया तो उसके बॉडी पार्ट्स का डैमेज देखा जाएगा। तो एविडेंस कहां से होगा? ये मेडिकल रिपोर्ट से होगा। मेडिकल रिपोर्ट से ही पूरा एविडेंस पता चलेगा कि उस बंदे को गाड़ी के द्वारा कितना नुकसान हुआ है। और विटनेस, अगर सपोज आपने रास्ते में किसी को गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया तो उसके आसपास विटनेस बुलाना, यानी कि हो सकता है आसपास कोई शॉप हो जहां पे कैमरेस लगे हो, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग देख सकता है कि भैया वाकई इस गाड़ी ने इस बंदे को चोट पहुंचाई है नहीं पहुंचाई है। या आसपास के लोग अगर खड़े हो कहीं पे तो वो लोग भी देख के बताएंगे, बता सकते हैं ना, वो भी तो कर सकते हैं कि भैया हाँ इसी नंबर की गाड़ी ने या इसी पर्सन ने इस बंदे को चोट पहुंचाई। तो विटनेस को बुलाना, एविडेंस इकट्ठा करना और सिविल कोर्ट जैसी पावर, ये धारा नंबर 169 के तहत है, ठीक है ना। प्रोसीजर एंड पावर्स इसको अपन लोग बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 170 की। तो 170 में क्या है? इंश्योरेंस कंपनी को केस में शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। जब अगर ऐसी कोई घटना घट जाए, इम्प्लीडिंग ऑफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी को उस केस में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट था ना, वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तो जो है ऑलरेडी जो है उस बीमा कंपनी के द्वारा जारी किया गया था ना। अब बीमा कंपनी ने वो इंश्योरेंस दिया ना, उस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर था ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया उसमें गाड़ी का डैमेज कवर था, मालिक का डैमेज कवर था, या जो रोड पे चलता है पर्सन उसकी मृत्यु का कवरेज था, उसकी चोट का कवरेज था। ये सब आप देखेंगे, जो बीमा कंपनी होगी ना, बीमा कंपनी ये सब बताएगी, ये सब उस बीमा कंपनी के कागज में लिखा हुआ होगा। तो याद रखना है कि बीमा कंपनी को भी इस केस में शामिल किया जा सकता है। ओवर प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर रहा हो, यानी कि ऑनर जो है प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर रहा हो, तो वहां पे भी इंश्योरेंस कंपनी का रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि धारा नंबर 170 में क्या कह रहा है? इम्प्लीडिंग इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को अगर इस प्रकार का कोई चीज हो जाए तो वहां पे हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धारा नंबर 171 के तहत क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, यानी कि ट्रिब्यूनल इंटरेस्ट भी जोड़ा जा सकता है क्लेम फायर करने की डेट से पेमेंट होने तक। यानी कि अब देखो ये थोड़ा समझने वाली चीज है कि सपोज क्लेम आपने मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 अप्रैल 2026 को किया, ठीक है। और आपके जो केस है उस केस की सुनवाई के बाद आपको जो मुआवजा मिला वो 2 महीने बाद 24 मई 2026 को आपको मुआवजा मिला। तो बीच के जो 2 महीने का टाइम है, यानी कि जो 60 दिन का समय है ना, तो इसमें ना आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको वो इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं, ब्याज जोड़ सकते हैं, 60 दिन का आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग कोई भी चीज लेते हैं और डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका उसका क्लेम करते हैं, ठीक है ना। उसका क्लेम करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जब तक वो चलती रहेगी, जब तक उसका क्या होगा, जब तक उसका जो है रिजल्ट नहीं आता है, तब तक जो है कोर्ट और जो कंपनीज है ना, वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी जो है उस पे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे करेगी। और जो फाइनल अमाउंट होगी, फाइनल अमाउंट सेटलमेंट में मिलती है, जब सेटल हो जाता है ना मामला,
आपने एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना है आपने? है भाई। कंज्यूमर कोर्ट के तहत क्या होता है, देखो मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। कल की घटना है एक। तो एक बंदे ने क्या किया, आपने सुना होगा देहरादून में एक राजपुर रोड है, सुना है नाम? राजपुर रोड में एक छोटे बच्चों के कपड़ों की, खिलौनों की दुकान है। दुकान का उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया था। उसका नाम उन्होंने बताया था कि बेबी शॉप है, ठीक है ना। एक पर्सन ने क्या किया, यहां से ना 2500 रुपए की कोई शॉपिंग करी थी, आज से 2 साल पहले, ठीक है ना। अब यार, अब 2500 की कोई शॉपिंग करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो शॉपिंग के बाद जो थैला मिलता है, वो थैला भी इस बेबी शॉप कंपनी को उनको फ्री में देना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस थैला के इनसे 14.5 रुपए एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, क्या किया, जो इनका बिल था उसमें 14.5 रुपए एक्स्ट्रा लिए। ठीक है। और गलती पता क्या हुई, गलती सिर्फ इतनी हुई कि जो बिल था, इस बिल में इन्होंने क्या किया कि 2500 का बिल अलग काटा और इस 1450 का बिल अलग काटा। भैया इसी में मर्ज करके देते ना। अब इस पर्सन ने क्या किया, इस बंदे ने 2 साल पहले कंज्यूमर कोर्ट में इसका केस मार दिया कि भैया इन्होंने जो है मुझसे 14.5 रुपए एक्स्ट्रा लिए, 2500 तो उन्होंने जो है मुझसे ले ही रखे थे, और अकॉर्डिंग टू नियम के हिसाब से इनको मुझे एक कैरी बैग फ्री देना था, लेकिन उन्होंने मेरे से 14.5 रुपए लिए। कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा चला गया भाई। 2 साल के बाद परसों यानी कि फ्राइडे को इसका रिजल्ट निकला। तो इस बेबी शॉप कंपनी को, इस कंज्यूमर को पता कितने देने पड़े, 20,000 रुपए पे करने पड़े। अब खुद सोचो आप, 20,000 रुपए पे किए, 14.5 रुपए लेने के एवज में 20,000 रुपए पे किए, प्लस 5,000 रुपए इन्होंने क्या किया, जो भी इस केस में जो भी पैरवी कर रहा था या जो भी घटना थी, उसके एवज में इनको और दे दो, 25,000 रुपए इनको पे करने पड़े। ठीक है ना। बोला गया कि 25,000 तो ये है, अगर इन्होंने 10 दिन के अंतर्गत ये इनको पैसा रिफंड, इनको पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, तो इनको 10% ब्याज के हिसाब से इनको पैसा देना पड़ेगा। तो अब देखो, 14.5 रुपए की बात कर रहा था और 25,000 रुपए इनको पेनल्टी पड़ेगी। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये कंज्यूमर के साथ जो एक कंपनी धोखा करती है ना, तो उनके तहत ये दिया जाता है। सिमिलरली, तो मेरा मतलब ये कंज्यूमर कोड बताने का मतलब नहीं था, मेरा इतना मकसद था आपको बताने का कि जब भी आप क्लेम करेंगे और जब तक आपका सेटलमेंट ना हो, तब तक कंपनी आपको उतने टाइम का इंटरेस्ट पे करेगी, यानी कि ब्याज पे करेगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको? चलिए, 172 में क्या है, अगर कंपनसेशन नहीं दिया गया तो ट्रिब्यूनल उसे रिकवर कर सकता है, फाइन या रिकवरी प्रोसेस लागू हो सकता है। ठीक है ना, कंपनसेशन देना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके द्वारा या उस कंपनी के द्वारा कंपनसेशन ना दिया गया तो क्या होगा, उसको रिकवरी प्रोसेस में डाला जा सकता है, रिकवरी या फाइन। अब देखो, फाइन की बात करें ना, फाइन जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि ब्याज देना पड़ेगा, तो फाइन ही तो है भाई। अगर नहीं दोगे तो 10% तो मैं एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हर महीने के हिसाब से। 25,000 का 10% अगर आप दोगे तो कितना हो जाएगा, 2500 तुम्हें हर महीने के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 2500 ये यहाँ जुड़ेगा तो 25,000 आपका था, मैं पिछले वाले केस की बात कर रहा हूँ, 2500 जुड़ गया तो 27,500 रुपए हो गया। नेक्स्ट मंथ भी आपने पे नहीं किया तो फिर 10% से कटेगा, तो क्या होगा, ये सब कंपनीज पे लोड पड़ रहा है ना, 2750 यहां देना पड़ेगा। तो ये सब मुआवजा धारा नंबर 1672 के अंतर्गत बताया गया। अगर कोई कंपनी कंपनसेशन नहीं देती है तो वहां पे आप लोग फाइन और रिकवरी का प्रोसेस लागू होता है। ठीक है, 173 में क्या कहता है, अपील का अधिकार, अपील करने का अधिकार। अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। सेटिस्फाई मींस उनको लगता है यार कि नहीं, हमको तो इतना क्लेम मिलना चाहिए था और हमें तो यार बहुत कम क्लेम मिला, तो आप जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन 90 दिन के भीतर, अगर 90 डेज के बाद करोगे तो वो अपील वहीं पे रद्द हो जाएगी। ठीक है, अपील होगी नहीं। तो कोई भी केस अगर आप करते हैं तो 90 डेज
के अंतर्गत आपने क्या करना है, केस करना है। जो भी आपका सेटलमेंट हुआ है, अगर आप उस क्लेम से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है यार कि मुझको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, ज्यादा क्लेम मिलना चाहिए था, ये तो बहुत कम दिया है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कम दिया गया है, तो आप 90 दिन की सीमा के तहत हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 174 में क्या कहता है, इसमें रिकवरी ऑफ मनी। अब रिकवरी ऑफ मनी, वसूली, देखो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि रिकवरी एजेंट के द्वारा मनी यानी कि पैसा रिकवर किया जाता है, लैंड रेवेन्यू की तरह वसूली होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि भूमि कर की तरह वसूली की जाती है। ठीक है ना, तो और ये किसके द्वारा होता है, ये कलेक्टर के माध्यम से होता है, यानी कलेक्टर जो टैक्स कलेक्टर होता है ना, उसके माध्यम से रिकवरी का प्रावधान है। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई ऐसी घटना घटे और रिकवरी करने वाली बात आएगी, तो रिकवरी कौन करेगा, रिकवरी जो कलेक्टर होगा ना, कलेक्टर के माध्यम से रिकवरी की जाएगी। जैसे लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि कर की तरह जो है होती थी ना वसूली, आपने देखा होगा बहुत पहले की बात है, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम भूमि कर यानी लैंड रेवेन्यू के हिसाब से वसूली की जाती थी। क्या करते थे वो आपको, जैसे आपकी जमीन है, इस जमीन के एवज में आपको कुछ पैसे दे दिए उन्होंने, जैसे साहूकार होते थे पहले, कुछ पैसे जैसे लेट्स सी आपको उन्होंने दे दिए 5,000 रुपए, तो पैसे बहुत कम थे, 5,000 रुपए दे दिए। अब ये 5,000 रुपए है ना, तो इस 5,000 रुपए को वो क्या करते थे, इसमें वो टैक्स यानी कि भाड़ा भी, जो जो आपका टैक्स होता है ना, कर कर भी जोड़ते थे। और कर जोड़ने के बाद जैसे 10,000 रुपए हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 रुपए कर हो गए, तो अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम इस 10,000 रुपए को थोड़ा थोड़ा करके 500, 500, 1,000 करके चुकाओ, और नहीं है क्योंकि आपने इस भूमि के कागज में साइन कर दिया कि भैया ये भूमि जो है मैंने इनको दे रखी है 5,000 रुपए के एवज में। ठीक है ना, तो वो भूमि कर है, तो आप आराम आराम से इसका टैक्स पे करोगे। जिस दिन आपका 10,000 रुपए पे हो जाएगा, उस दिन जो है ये भूमि आपको वापस मिल जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट जो कागज था वो कागज आपको वापस मिल जाएगा। इस हिसाब से धारा नंबर 174 क्या है, रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, धारा नंबर 175 क्या है, बार ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड इन मामलों में दखल नहीं दे सकता, याद रखना, सिविल कोड इन मामलों में दखल, कोर्ट इन मामलों में दखल नहीं कर सकता, केवल एमएसीटी की सुनवाई करेगा। यानी जो एमएसीटी है ना, जो ये एमएसीटी है, जो इतने केस होते हैं इनके प्रावधान को सॉल्व करने के लिए, यानी कि कोई मुआवजा देना है गाड़ी का या जो भी है गाड़ी से संबंधित, वो एमएसीटी के तहत दिया जाएगा। ठीक है, धारा नंबर 176 में क्या है, रूल मेकिंग पावर। अब ये रूल यानी कि नियम कैसे बनाए, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल है कि किस प्रकार से प्रोसीजर किया जाएगा, कैसे कैसे फॉर्म होंगे, और ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग कैसे होगी, यानी कि जो भी आप क्या करोगे, मुआवजा दोगे, ठीक है ना, वो मुआवजा किस प्रकार से दोगे और किस 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 बेस पे दोगे। आप विटनेस देखोगे, ठीक है ना, आप एविडेंस देखोगे कि भाई क्या क्या हो सकता है। एविडेंस के बाद आप देखोगे, इसके अलावा आप लोग और कौन कौन सी चीजें दे सकते हो, या आप इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्या चीजें क्लेम कर रखी वो देखोगे। और उसके बिहाफ पे एमएसीटी जो है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो किस प्रकार का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे हम टू व्हीलर की बात करते हैं, जैसे टू व्हीलर था हमारा, डैमेज हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आप उस टू व्हीलर को जहां से आपने गाड़ी ली उस शोरूम में पहुंचाएंगे। अगर चलने कंडीशन में तो शोरूम में पहुंचाएंगे, अदरवाइज आप इंश्योरेंस कंपनियों को बोल देंगे कि भैया मेरा जो है टू व्हीलर चलने की कंडीशन में नहीं है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले अपना सर्वेयर और अपना जो भी ट्रक व्रक है उसको वहां भेज के उस गाड़ी को उठा के शोरूम में लेके आएंगे। वहां पे उस गाड़ी की प्रॉपर फोटो फोटो सेशन होगा, भैया फोटो खींची जाएगी कि कहाँ कहाँ पे डैमेज है गाड़ी, कैसे कैसे डैमेज है, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो ये फोटोज जो है कहाँ भेजी जाती है, ये फोटो जो है इंश्योरेंस कंपनी को भेजी जाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इन फोटो को देख के शोरूम को बोल देगी कि तुम गाड़ी रिपेयर करो, जो भी डैमेज पार्ट है उसको चेंज करो। अब आप गाड़ी रिपेयर हो गई, गाड़ी नहीं बन गई, ठीक है ना, गाड़ी नहीं बन गई, अभी क्लेम सेटल नहीं हुआ, गाड़ी नहीं बन गई, लेकिन
जो भी गाड़ी का डैमेज पार्ट रहेगा ना, वो डैमेज पार्ट गाड़ी के आगे रख दिया जाएगा, और यहां से जो है सर्वेयर जो है गाड़ी की डैमेज पार्ट के साथ फोटो लेगा, और एक फोटो लेगा वो गाड़ी जब पूरी प्रॉपर सही हो गई, ठीक है ना, तो वो फोटो लेगा, जरूरी है वो फोटो लेगा, और उसको जो है इंश्योरेंस वाली कंपनी को भेज देगा, इंश्योरेंस वाली कंपनी को शेयर कर देगा, भेज देगा। जब ये मैच हो जाएगा कि हाँ भाई ये पार्ट डैमेज था, ये नया पार्ट लगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जो भी शोरूम है या गाड़ी का शोरूम है उससे बिल मांगेगी, कितना बिल है। अब बिल उसने मांगा, अब उसमें माना कि लोहे का कुछ आइटम है, या लाइटिंग का आइटम है, या प्लास्टिक का आइटम, तो उसको कुछ परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज जो है वो कंपनी को यानी शोरूम को पे कर देगा। जैसा सपोज आपका 10,000 का बिल बना, 10,000 में से 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, तो जो बैलेंस का 2,000 रुपए होगा ना, ये कौन पड़ेगा, ये पे करेगा ऑनर, जो गाड़ी का मालिक है। जब गाड़ी लेने आएगा तो 2,000 रुपए पे करेगा और अपनी गाड़ी को छुड़ा के ले जाएगा, ठीक है ना, गाड़ी को वहां से ले जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। ये रूल्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये तो इंश्योरेंस कंपनी का रूल है। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं रिगार्डिंग कि कैसे फॉर्म बनेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या फंक्शनिंग होगी, वो सब जो है कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हर एक राज्य की बनाती है, ठीक है ना। अब इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले धाराओं की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो पहले हमारे पास है 165 ट्रिब्यूनल फंक्शन, ट्रिब्यूनल फंक्शंस के बारे में धारा नंबर 165 में 165 में बताया गया है कि ट्रिब्यूनल फंक्शंस क्या होता है, ठीक है जी। क्लेम एप्लीकेशन, आप लोग अगर गाड़ी को डैमेज हो जाता, कुछ हो जाता, तो क्लेम की एप्लीकेशन किस प्रकार से होगी। अपील सबसे इंपॉर्टेंट है, अपील कैसे करना है, कहां करना है अपील, अवार्ड, अपील और सिविल कोड बार। सिविल कोड बार यानी सिविल कोड का यहां पे कोई जरूरी नहीं है, केवल MACT का जो भी रोल होगा ना, MACT का जो भी रोल होगा, जो भी वो फैसला देगा ना, उस फैसले को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन केस आप फैसला नहीं मानते हैं तो आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो ये हमारे 2 अध्याय खत्म हो गए, अध्याय नंबर 8 और अध्याय नंबर, ऐसे 14 अध्याय अभी तो खत्म हो जाएंगे, तो एक इस हफ्ते में ये खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो अध्याय 8 और अध्याय 9 मैं आपको फुल डिटेल्स बता रहा हूं, जहां पे आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी धारा में कौन कौन सा प्रावधान है, ठीक है ना, कौन कौन सी धारा में कौन कौन सा प्रावधान है, क्या इसके नियम है। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना वो यही पूछेगा कि बीमा का बीमा का जो बीमा बनाने की जो धारा है वो कौन सा नियम है, या MACT कौन सा अध्याय में। तो आपको ये करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, जो मैं आपको PDF शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में इन द सेंस एप्लीकेशन में, उनसे ना केवल लिख लो धारा 121 उसका काम क्या है, धारा 161 उसका काम क्या है, क्योंकि एग्जाम में ना यही चीज पूछी जाएगी, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि इंश्योरेंस कैसे क्लेम होता है, कैसे बनता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए आपसे केवल यही पूछेगा धारा नंबर 115 में क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनाने हैं उनको, ताकि जो है हेल्प तुम्हें मिलती रहे, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, कल इसमें कुछ और डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं आपसे कल।